चीज, अगर हम डायग्राम को अपने वापस देखें दोस्तों, तो इस डायग्राम से हमें समझ में आया कि हमने यहाँ पे बात करी दो कंडीशंस की। पहली कंडीशन जहाँ पे जो इंडिविजुअल था उसका जो एयर वो ब्रीथ कर रहा था उसमें ही प्रॉब्लम थी, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। दूसरी कंडीशन हमने बात करी, आप डायग्राम देखिएगा, जहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बन पाया, इसको हमने नाम दिया अनीमिक हाइपोक्सिया। तीसरी कंडीशन जो मैं आपको समझा सकता हूँ यहाँ पे दोस्तों, तीसरी कंडीशन मैं आपको समझाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको चाहता हूँ कि आप समझें कि इंडिविजुअल के अंदर जो प्रॉब्लम है वो है इस वाले स्टेप पे, स्टेप नंबर 3 के अंदर। स्टेप नंबर 3 की जब समस्या होती है दोस्तों, तो इसको नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। स्टैग्नेशन वर्ड का मतलब आप में से सभी लोग समझते हैं, स्टैग्नेशन वर्ड इंग्लिश का वर्ड है इस्कीमिया। दूसरा कारण क्या हो सकता है दोस्तों, कि आर्टीरियल एंड पे प्रॉब्लम नहीं है, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। अगर वेन्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो आपके लिए समझना आसान है कि ब्लड जिस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है, जिस टिश्यू में प्रेजेंट है, वहां से ड्रेन नहीं हो पाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपके और मेरे अंदर वेन्स आसानी से ड्रेन कर देती हैं, वो ड्रेन नहीं हो पाने के कारण क्या हो जाएगा, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया हो जाएगा। इसको हम नाम देते हैं दोस्तों, इसको नाम दिया जाता है कंजेशन। आपने क्या चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, कि इन दोनों में से जब आप आर्टीरियल कॉज और वीनस कॉज को कंपेयर करते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि दोनों में से ज्यादा कॉमन क्या होता है दोस्तों, आर्टीरियल कॉज। तो स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया के दो कारण हो सकते हैं, आर्टीरियल प्रॉब्लम हो सकती है, वीनस प्रॉब्लम, लेकिन इस्कीमिया जो होता है वो सबसे कॉमन कंडीशन होती है इन दोनों में से जब हम इनको कंपेयर करते हैं। चौथी कंडीशन मैं आपको समझा सकता हूँ दोस्तों, चौथी कंडीशन है जहाँ पे आपने देखा कि साहब आदमी जो है वो एयर जो ठीक ब्रीथ कर रहा था, वो एयर आसानी से ब्लड में भी पहुंच गई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन भी हो गई, ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है ये टिश्यूज में भी चला गया, लेकिन अब सेल के लेवल पे सेल्स इस ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है किसी ऐसे प्रकार की कंडीशन जहाँ पे ऐसे केमिकल का एक्सपोजर हुआ जिसके कारण सेल्स जो है इस ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पा रहे हैं, और इसको आप नाम देते हैं, इसको नाम दिया जाता है साहब हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। नाम से पिकअप करिएगा दोस्तों, काफी आसान है। हिस्टो मतलब सेल या टिश्यू, हिस्टो यानी कि सेल या टिश्यू को आपने कुछ ऐसा टॉक्सिन का एक्सपोजर दे दिया जिससे कारण वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए, नॉर्मल सेल्स आपके और मेरे जब ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं तो साहब किस प्रोसेस के लिए करते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस के लिए वो एक एंजाइम यूज करते हैं जिसका नाम होता है साइटोक्रोम। तो आपके लिए समझना आसान है, अगर एक इंडिविजुअल के अंदर कोई भी ऐसा केमिकल दिया गया जो इस साइटोक्रोम को इनहिबिट कर दे, तो जो सेल्स या टिश्यूज हैं वो इस ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाएंगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ दोस्तों, जो आपको देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है साइनाइड पॉइजनिंग। तो सी से साइनाइड, सी से साइटोक्रोम, साइनाइड पॉइजनिंग कैसे काम करती है दोस्तों, आपने याद रखना है। साइनाइड जो होता है वो एक साइटोटॉक्सिक मटेरियल है जो कि साइटोक्रोम को इनहिबिट कर देता है, और इसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि सेल्स या टिश्यूज ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जब हम साइनाइड पॉइजनिंग की बात करते हैं तो साइनाइड पॉइजनिंग जो होती है उसका क्या कारण हो सकता है दोस्तों, उसका कारण हो सकता है ये ज्यादातर इंडिविजुअल्स के अंदर एक्सीडेंटल या फिर एक ऐसी पॉइजनिंग है जिसको लोग आत्ममृत्यु करने के लिए, सुसाइड करने के लिए यूज करते हैं। या फिर इसका दूसरा एक्सपोजर जो हो सकता है वो आपने ध्यान रखना है, आपकी डॉक्टरी की लाइन के अंदर जो काम आएगा, कई दवाइयां होती हैं जिनके मेटाबॉलिज्म के बाद साइनाइड बन जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट दवाई मैं चाहता हूं आप ध्यान रखें दोस्तों, उस दवाई का नाम है सोडियम नाइट्रोफोसाइड। तो एक क्लिनिकल क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा कि सोडियम नाइट्रोफोसाइड साहब एक ऐसी दवाई है जिसको दिया जाता है जब इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा हो गया। इस कंडीशन को आप नाम देते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। लेकिन जब आदमी आपके पास, मरीज आपके पास इस अवस्था में आता है, तो आपने उसको दिया सोडियम नाइट्रोफोसाइड, और आपने ध्यान रखना है कि जब एक उस मरीज का ब्लड प्रेशर वापस से नॉर्मल हो गया, तब आपने सोडियम नाइट्रोफोसाइड को डिसकंटिन्यू कर देना है। कहने का मतलब मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूं कि सोडियम नाइट्रोक्साइड आपको यूज करनी है इमरजेंसी में, इसको आपने बहुत लंबे समय तक मरीज को नहीं देना। क्यों नहीं देना, क्योंकि सोडियम नाइट्रोक्साइड का जब भी मेटाबॉलिज्म होता है दोस्तों उससे साइनाइड बनता है, और आपके पेशेंट्स के अंदर साइनाइड पॉइजनिंग होने के चांसेस, अगर आपने इसको लंबे समय तक दिया, तो हो सकते हैं। दूसरी चीज मैं चाहूंगा कि आप याद रखें कि इन पेशेंट्स के अंदर जब साइनाइड पॉइजनिंग होती है, तो साइनाइड पॉइजनिंग के पेशेंट्स के अंदर जो ब्लड है, जो खून है, उसका कलर चेंज हो जाता है दोस्तों, और इसको आप नाम देते हैं, इसको बोला जाता है ब्रिक रेड कलर। तो ध्यान क्या रखना है, आपने दो चीजें ध्यान रखनी है। साइनाइड पॉइजनिंग साहब हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया कराती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग करा रही थी अनीमिक हाइपोक्सिया। पहली गलती जो बहुत सारे लोग करेंगे, जो मैं चाहता हूं आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो गलती ना करें। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की, वहां पे जो अपीयरेंस थी ब्लड की दोस्तों, उसको आपने याद रखना है, उसको हम बोलते थे चेरी रेड कलर। यहाँ पे जो अपीयरेंस है ब्लड की, उसको आप नाम दे रहे हैं ब्रिक रेड कलर। ये चीज आपको खास तौर पर ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा एक अनकॉमन कॉज हो सकता है दोस्तों ड्रग्स के अलावा, जैसे साइनाइड पॉइजनिंग हो सकती है, जैसा कि हम घरों के अंदर पेंट के साथ में यूज करते हैं वार्निश, और कभी कभी इस वार्निश का से का जब रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है हवा के कांटेक्ट में आने के कारण, या फिर से आग लगने के कारण, मैं आपको समझाऊं तो यहाँ से भी साइनाइड पॉइजनिंग होने के चांसेस होता है। तो क्लिनिकल क्वेश्चन के लिए आपको ये दोनों एग्जांपल्स पता होने चाहिए। इसके अलावा एग्जांपल हमें जो पता होना चाहिए, वो हमसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि साहब अगर एक मरीज आ गया जिसको साइनाइड पॉइजनिंग हो गई, तो हमें साइनाइड पॉइजनिंग का इलाज कैसे करेंगे। साइनाइड पॉइजनिंग का इलाज करने के लिए हमें ध्यान रखना है दोस्तों, हम एक केमिकल यूज करते हैं जिसका नाम है विटामिन बी 12। दवाई का नाम विटामिन बी 12। अब आपको मैं कंसेप्ट समझा सकता हूँ, और ये सिंपल फार्माकोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का लिंक है।
विटामिन B12 जो होता है दोस्तों, उसका दूसरा नाम होता है मिथाइल कोबालामीन। अब जब हमने मिथाइल कोबालामीन का इंजेक्शन दिया एक व्यक्ति को जिसको साइनाइड पॉइजनिंग थी, ये मिथाइल कोबालामीन कन्वर्ट हो जाएगा साइनोकोबालामीन के अंदर, जो कि B12 की दूसरी फॉर्म है। और साइनोकोबालामीन जो होता है दोस्तों, वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो आसानी से पेशेंट के पेशाब के अंदर, पेशेंट के यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि मिथाइल कोबालामीन एक स्ट्रेटेजी है जिससे आप साइनाइड पॉइजनिंग ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा फार्माकोलॉजी से लिंक एस्टैब्लिश करिएगा। आप पेशेंट को दवाई देते हैं जिसका नाम होता है अमाइल नाइट्राइट, और इस अमाइल नाइट्राइट को आप साथ में कंबाइन करते हैं एक दवाई से जिसका नाम है थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम नाइट्राइट या अमाइल नाइट्राइट ऐसी दवाई हैं जिनको आप यूज करते हैं साइनाइड पॉइजनिंग के पेशेंट्स के अंदर। तो अगर मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज कराऊं तो मैं चाहता हूं कि जब भी आप इस डायग्राम को देखें, आपको मैंने बताया कि याद करने का तरीका क्या था कि हम पढ़ते थे साहब, हैश निमोनिक था, डिफरेंट टाइप या डिफरेंट कॉजेज ऑफ हाइपोक्सिया का। एच से याद करिएगा, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, चार कारण मैंने आपको बताया दोस्तों। पहला कारण जब हम हाई ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, दूसरा कारण ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, तीसरा कारण रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, चौथा कारण राइट टू लेफ्ट शंट। फिर हमने बात करी अनीमिक हाइपोक्सिया की, जहां पे हमने दो कारण बात करे, एक इंडिविजुअल के अंदर इसको अनीमिया है, और दूसरी कंडीशन जहां पे इंडिविजुअल के अंदर ऑल्टर्ड हीमोग्लोबिन यानी कि डिसफंक्शनल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तीसरी कंडीशन जिसको हमने नाम दिया स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, और चौथी कंडीशन जिसको हमने नाम दिया हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। जब हम इन चारों को कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो एक चीज जब हम वापस आते हैं अपने डिस्कशन पे, तो मैंने आपको बताया कि साहब सबसे कॉमन कारण जो था सेल इंजरी का, वो था हाइपोक्सिया। अब अगर हम इन चारों कॉजेज को कंपेयर करें हाइपोक्सिया के, तो हमें ध्यान रखना है कि हाइपोक्सिया का जो सबसे कॉमन कारण होता है दोस्तों, वो होता है आर्टीरियल लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, जिसको आप नाम देते हैं इस्कीमिया। तो दो आसान सवाल, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी हाइपोक्सिया, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सिया ध्यान रखिएगा, उसको आप आंसर करेंगे एग्जाम के अंदर इस्कीमिया। जब भी एक टिश्यू के अंदर आप देखेंगे कि हाइपोक्सिया होता है, तो टिश्यूज के अंदर इंजरी होगी। और जब भी हम इस इंजरी की बात करते हैं, तो सिवेरिटी ऑफ इंजरी जो होती है दोस्तों, कितना इस इंजरी ने टिश्यू के ऊपर प्रभाव डाला, वो दो चीजों के ऊपर निर्भर करेगा। पहली चीज होती है दोस्तों नेचर ऑफ सेल। आपके और मेरे शरीर के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो ज्यादा सेंसिटिव है, उनके अंदर जाहिर सी बात है डैमेज ज्यादा होगा। जब हम इन सेल्स की बात करते हैं जो अपनी नेचर के कारण ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो आपने सोचना है, दिमाग लगाना है कि कौन सा सेल हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। जब आप दिमाग लगा रहे हैं, उसी से आपको हिंट लेना है। सबसे सेंसिटिव सेल जो आपके और मेरे शरीर के अंदर प्रेजेंट है दोस्तों, उसका नाम है न्यूरॉन। जब हमारा दिमाग ठीक से काम कर रहा होगा दोस्तों, तब हम अपने दिल की बात सुनेंगे। ये सिर्फ एक आसान तरीका आपको याद कराने का, क्योंकि मैं चाहता हूं आप याद रखें कि दूसरा सेल जो हमारी बॉडी के अंदर सेंसिटिव होता है, वो होता है कार्डियक सेल, कार्डियक मायोसाइट। कुछ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं दोस्तों, जो कि हम कह सकते हैं जो उतने ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा सकता हूँ, जैसे कि स्केलेटल मसल फाइबर्स। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, जो पहले ऑल इंडिया के अंदर एक सवाल आया था जिसमें आपसे सवाल पूछा गया था कि साहब ऐसा कौन सा सेल होता है, जैसा कि हमारी किताब के अंदर मेंशन्ड है, जो कि ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता, जो कि एक रेजिस्टेंट सेल होता है, तो आपने आंसर ध्यान रखना है फाइब्रोब्लास्ट। तो दोनों ही एग्जाम के एमसीक्यूज आप ध्यान रखिएगा। सबसे सेंसिटिव सेल की जब आप बात करते हैं, तो वो है साहब न्यूरॉन, और जब सबसे रेजिस्टेंट सेल की बात करते हैं, तो उसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट। ये दोनों आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप एक सिंपल चीज याद रखें कि नेचर तो सेल की है ही, ये सेल ज्यादा सेंसिटिव है या कम सेंसिटिव है। दूसरी चीज जिसके कारण सिवियरिटी ऑफ इंजरी डिपेंड करती है, वो है साहब कितने समय तक इंजरी कॉजिंग एजेंट सेल के कांटेक्ट में रहा, ड्यूरेशन ऑफ इंजरी। एग्जाम्पल के लिए जो हाल फिलहाल के अंदर एक ऑल इंडिया के अंदर सवाल दिया गया था, जब आप किसी भी न्यूरॉन के अंदर ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं, तो आप देखेंगे साहब सिर्फ 2 मिनट के अंदर न्यूरॉन की डेथ हो जाती है। तो न्यूरॉन्स इतने सेंसिटिव होते हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, तो उनकी डेथ हो जाती है। अगर आप इसे कंपेयर करें दूसरे सेल के साथ जिसका नाम है कार्डियक मायोसाइट, तो कार्डियक मायोसाइट जो होता है उसकी सेंसिटिविटी न्यूरॉन से कम होती है। लेकिन कार्डियक मायोसाइट के अंदर अगर 20 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिली, तब कार्डियक मायोसाइट की मृत्यु हो जाती है। तो ये टर्म्स और ये ड्यूरेशंस आपने ध्यान रखनी है कि साहब कौन सा सेल ज्यादा सेंसिटिव है और कितने समय में सेल की मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा एक कंसेप्ट के लिए मैं चाहता हूं कि आप ये चीज ध्यान रखें कि कुछ जो ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के अंदर, उनके कुछ खास तरह के एरियाज होते हैं दोस्तों, जो कि इंजरी के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा सकता हूं, अगर मैं बात करूं कार्डियक टिश्यू की, तो हार्ट के अंदर आपको पता है एक सेंसिटिव एरिया होता है जिसको आप नाम देते हैं सब एंडोकार्डियल एरिया। तो अगर आप हार्ट के सारे एरियाज कंपेयर करते हैं, तो सब एंडोकार्डियल एरिया जो होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं दिमाग का यानी कि ब्रेन का, तो ब्रेन के अंदर खास तौर पे सेल्स होते हैं, इनको आप नाम देते हैं पुरकिंजे सेल्स। और रिवाइज करेगा, एनाटॉमी का सवाल भी है, पुरकिंजे सेल्स आप कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेरिबेलम के अंदर। तो पुरकिंजे सेल जो सेरिबेलम के अंदर होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये खास तौर पे आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होती है दोस्तों, हमारी कॉर्टिकल न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो लेयर नंबर 3, 5 और 6 के होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसी प्रकार एग्जाम के अंदर एक सवाल आता है जो आपसे पूछेगा जीआई ट्रैक्ट के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर कौन सा एरिया होता है जो सेंसिटिव होता है ज्यादा। तो एनाटॉमी की नॉलेज से कोरिलेट करना है आपने दोस्तों। जब हम बात करते थे इस एरिया की, जिसको आप नाम देते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर,
तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट हमेशा ही क्लियर हो कि कौन-कौन से सेल जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव है, कौन-सा सेल है जो साहब कम सेंसिटिव है, कितने समय में एक सेल की मृत्यु हुई, 2 सेल्स के बारे में खास तौर पे मैं चाहता हूँ आपको जानकारी रहे, वो है न्यूरॉन और वो है कार्डियक सेल। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि खास तौर पे आप ध्यान रखें, जब हम बात कर रहे हैं स्पेशल एरियाज़ की, तो पुरकिंजेस सेल सेरिबेलम के, स्प्लेनिक फ्लेक्सर जीआई ट्रैक्ट के अंदर और सब एंडोकार्डियल एरिया जो कि कार्डियक टिश्यू के अंदर होता है, वहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए आपको डैमेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद जो कंसेप्ट हमें समझना है दोस्तों, जब भी किसी भी प्रकार की इंजरी होती है, तो ये जो इंजरी होती है, ये मैं आपको समझा सकता हूँ, ये किसी प्रकार का एक स्ट्रेस है। और जब भी हम स्ट्रेस की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, सेल इस स्ट्रेस को अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो पहली चीज़ सेल क्या करेगा, सेल अपनी कोशिश करेगा ताकि वो इस स्ट्रेस के साथ भी सर्वाइव कर पाए, इसको आप नाम देते हैं दोस्तों अडैप्टेशन। सेल अडैप्ट करने की कोशिश कर रहा है मतलब अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप और मैं करते हैं, जब हमारा एग्ज़ाम आ रहा था दोस्तों, तब हम पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, तब हम फेसबुक कम करते हैं, व्हाट्सऐप करते हैं कम करते हैं, तो हम अडैप्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर एक स्ट्रेस है, हमें परफ़ॉर्म करना है और आप और मैं अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, अगर हम ज़्यादा ध्यान लगा के पढ़ाई करेंगे, हमारे रिज़ल्ट्स बेटर होंगे। कभी-कभी लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तो समस्या क्या होती है दोस्तों, तब सेल के लेवल पे इंजरी हो जाती है। लेकिन ये वाली जो इंजरी होती है, ये रिवर्सिबल इंजरी होती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी स्ट्रेस थोड़े ज़्यादा समय तक प्रेज़ेंट है, तो उसको हम नाम देते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। नाम से आपको हिंट मिला, अगर इस समय पे आपने इंजरी कॉज़िंग एजेंट को हटा दिया, तो सेल फिर से नॉर्मल हो सकता है। लेकिन कभी-कभी स्ट्रेस वाला जो फैक्टर है, वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। जो इंजरी कॉज़िंग एजेंट है, बहुत ज़्यादा समय तक रह गया और अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक रह गया दोस्तों, तो हमें समझना है कि क्या हो जाएगा, तब आपको देखने को मिलेगी इर्रिवर्सिबल इंजरी। इरिवर्सिबल इंजरी आपके पेशेंट के लिए, टिश्यूज़ के लिए, सेल्स के लिए खराब चीज़ है, क्योंकि नाम से आपको पता चला दोस्तों कि अगर ऐसी इंजरी हो जाती है, तो इसका मतलब है सेल सर्वाइव नहीं कर पाता और यदि सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो सेल की डेथ हो जाती है। तो हम बाकी के वीडियोज़ में एक-एक करके डिस्कशन करेंगे डिटेल के अंदर, जहाँ पे हम बताएँगे एडैप्टेशन के बारे में, जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी का और जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी का। फिलहाल के लिए इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूँ कि आपका कांसेप्ट क्लियर हो कि सबसे कॉमन कॉज़ सेल इंजरी का साहब होता है हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया के जो 4 मेन कारण हैं और उनके साथ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए, कांसेप्ट के साथ उनको याद रखिएगा और इसके अलावा जो कांसेप्ट मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान रखें, वो है कंपैरिज़न जब हम अलग-अलग सेल्स का करते हैं या अलग-अलग एरिया से करते हैं, ऑर्गन्स के अंदर जिनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये सारे कांसेप्ट आपको इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाने चाहिए।